तो ऑनलाइन वाले भैया जल्दी से आ जाओ, दोबारा आज की कक्षा में स्वागत है। और कितने लोग भाग गए हैं? सारे हैं? अच्छी बात है, ये आपके जुनून को दर्शा रहा है कि आप रुके हो। आमतौर पर बिल्कुल यही काम आप एग्जाम में भी करके आना। हाँ? ठीक है। तुम दरोगा बनोगे तो ऐसे हंसोगे? हाँ? शो तो कैसे कराओगे? अच्छा चलिए, क्या करिए? अरे राम राम, महिला दरोगा मारपीट कर रही है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। ठंडी बहुत बहुत तेज मत मार देना, थोड़ा थोड़ा मारो बस, है ना? ठंडी में हड्डी टूट जाएगी ना। ठीक है, तो कुछ मंगाए, डंडा मंगा दे। अच्छा, तो अभी हमने टॉपिक संपन्न किया हड्डी वाला। अब इसके बाद दो चैप्टर हैं, एक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक बात करेंगे मानव का श्वसन तंत्र। तो लगभग लगभग हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक है बायोलॉजी का वो कवर होने वाला है। और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे 2-3 दिन बाद। हाँ, 12 को, 13 को है एक दिन। तब तो फिर 13, फिर तो 16 खत्म होगा फिर, क्योंकि भाई इतनी है ना, 18 की दाम है। चलो 13, 14, 15 कर देंगे एक दिन और फिर, क्योंकि भाई आमतौर पे हमने सोचा था कि 8, 9, 10, सॉरी 9, 10, 11 और 15 ले लेंगे एक दिन एक्स्ट्रा। नहीं नहीं, 16 नहीं चलेगा। तो हालांकि जो एईडीओ के छात्र हैं उनको हम उनका फिजिक्स पढ़ाते रहेंगे, है ना। अभी इन लोगों को फिजिक्स रोक दिया हूँ, कारण कि हाँ जी, हाँ इनके ऊपर निर्धारण थोड़ी होता है, वो तो ये लगा देंगे तो लगाएंगे ना। तो टेस्ट अगर सुबह में तो 100% क्लास चलेगी, तो फिर तो 14 खत्म कर लेंगे फिर ना। तो 9, 10, 11, 12 को हम लोग संपन्न कर रहे हैं सेल एंड टिश्यू। 13 को संपन्न कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ यानी कि डिजीज और ये न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। और 14 को हम लोग फाइनल आउट कर रहे हैं प्लांट किंगडम प्लस एनिमल किंगडम और थोड़ा सा बचा हुआ जेनेटिक्स, है ना। तो इस तरह से बायोलॉजी के सारे हिस्से हम 100% और फुल कवरेज के साथ फाइनल कर लेंगे, क्योंकि आप ऐसे देखिए ना कि हमारे घंटे डेली 5 हो रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लगभग लगभग 50 घंटे के आसपास जा रहे हैं। आपकी क्लास अगर टोटल काउंट करें 6 क्लास हो गई, तो जिनमें से कल 5 घंटे हुए और आज भी। अच्छा, हमें लगा है ना झोला रखने आई है। ठीक सर, कल से टानिक बैच होगा। हाँ हाँ, बट मैंने, हाँ अच्छा है, मैं उसका मैटर में देखा हूँ टॉनिक वेज का। तो सर ने जबरदस्त काम किया उसमें। तो जैसे अभी हम लोग हड्डी दोहराए देखा, एक झटके में सब हुआ। तो सर ने इस तरह से इतना जिस्ट रेडी कर रखा है कि आपका पूरा का पूरा जो जीएस है एक बार में मत उठेगा पूरा एकदम। किसी भी परीक्षा करने से अगर आप असली उतर आओ तो ये जीएस वगैरह ज्यादा दिन के है नहीं। बस आप असली उतर एक बार पूरा बड़ा पढ़ा जाए, फिर उसके बाद अपना 60 नोट्स बनाया जाए, 60 नोट्स को दोहराया जाए, फिर एक नोट्स छोटा और बनाया जाए और उसको बार बार रिपीट एंड रिपीट 7-8 बार। इसके बाद एग्जाम बैठो तो जो ये छात्र मिलते हैं ना कई बार, सर यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, मैं किस में ज्वाइन करूँ, ये वही वाले हैं कि इन्होंने अपना समर्पण कर दिया एकदम से। और जिनका वही है कि नोट्स एक बार बन गया, अब दोहराने में एकदम हालत डाउन है, क्योंकि पढ़ना बहुत आसान है, दोहराना दुनिया का सबसे टफ टास्क होता है। तो उसको दोहराइए। सर एईडीओ में बोलिए ना लाइव करने के लिए, एक और क्लास लाइव होती है। अच्छा हाँ, तो ये एईडीओ में रिकॉर्डेड चला जाएगा इसके बाद, क्योंकि अभी ना रीजनिंग क्लास तो मतलब मेरी क्लास हटा कर रीजनिंग लगा दिया गया। मतलब हम जाए पिला रहे हैं, हैं? रुको तो, रुको ही बताते हैं इनको। भाई दोनों दो क्लास लाइव नहीं हो सकती एक साथ, हो सकती है ना। दरअसल है क्या ना कि रीजनिंग की क्लास आज खत्म होने वाली थी, वो मुझसे पूछी की है सलीम तुम डरा रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है कि रीजनिंग की शायद आज लास्ट क्लास है या 1-2 क्लास होगी। तो चूंकि इनको हमने 2-2.5 घंटे पढ़ा ही दिया, तो इसको अब ये क्या करेंगे कि अभी लेट नाइट लगभग 8-9 बजे तक या 10 तक ये जो अपना हम लोग पढ़ रहे हैं अब इसको अपलोड कर देंगे। तो जो छात्र है मॉर्निंग में पढ़ के फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। ये तो जीतना है तो करना पड़ता है ना। तो खैर नेक्स्ट चैप्टर इसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र। तो जो खाया गया है उसे पचाया गया और उसे पचाया गया, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हानिकारक हो सकती हैं। अगर वो हानिकारक हो सकती हैं तो उन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमने भोजन ग्रहण किया, तो ऐसी स्थिति में हमने दाल, चावल, आलू, मोमोज, पिज्जा, फिंगर, नहीं तो कोनो तो खाती हैं ये जो बच्ची हमारी। नहीं, एक तो आता है रोल टाइप का, उसको काट देता है और काट के, हाँ, हाँ इसमें नहीं नहीं फिंगर रोल, स्प्रिंग रोल। एक दिन हमारे गांव बिक रहा था, तो वो हमारे चाचा छोटे बच्चे हैं, तो हमसे मांगे कि 10 रुपए दे दो, हमने दिया उनको, तो कटा के लेके आए सब। तो अच्छा हमारे गांव 10 रुपए में बर्गर भी मिलता है, तो वो क्या किया था कि बर्गर में चाउमीन डाल दिया था। और उसके बाद चाउमीन जब बहुत चाउमीन लगा जाला तो ऊपर से उसको उड़ा दिया। तो मुझे शंका हुई कि सब तो 10 रुपए मांगे कि मुझे वो खाना है बर्गर, तो हमने दिया। बट मैं पूछा कि भाई यार कौन सा बर्गर 10 रुपए का है, आमतौर पे 49 से स्टार्ट होता है। तो ला के दिखाया तो उसको मैं जब देखा तो उसमें चाउमीन लटक रही थी। मैंने कहा नहीं तब ठीक है, देन इट इज ओके। तो 2 रुपए का बंद गाँव वाला होता है ना, और 3 रुपए की चाउमीन और 5 रुपए का काम, 5 का सामान 5 का बचत। तो अच्छा तरीका है। आजकल आजकल से पहले चौराहों पे समोसा जलेबी मिलता था, अब ना वो एक कोई एप्पे करके कुछ आ गया है, नहीं जानते क्या आप लोग कुछ बनाते हैं एप्पे, मोमोज और फिंगर रोल, मेयोनीज, नहीं मेयोनीज तो चटनी हो गई, मेयोनीज कुछ आता है। ये पागला टाइप का है। ला रे सिगरेट ला। गलत बात करता है ना। चलिए, तो यहाँ ध्यान दो, इन सबका जब हम सेवन करेंगे तो अंत में मूलतः है क्या ये, तो अगर आप देखो तो या तो ये कार्बोहाइड्रेट है, या तो ये वसा है, या तो ये प्रोटीन है। वास्तव में ये है यही चीजें, बस अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन है ये वास्तव में सारे के सारे। अब वसा खराब भी होती है, वसा अच्छी भी होती है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बन होता है सी, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ये फैट है तो कार्बन हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन, और यदि ये प्रोटीन है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्व होते हैं। तो जब हम भोजन कर रहे हैं तो ये इनका डाइजेशन हुआ तो जो असली चीज था वो एसिमिलेशन होकर ब्लड में चला गया, लेकिन जो खराब है उसे बाहर निकालना है। तो यहाँ से अब H2 यानी कि पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से CH4 बाहर निकलेगा यानी कि अमोनिया, यहाँ से भी CO2 बाहर निकला, H2O बाहर निकला, बट यहाँ से CO2 और H2O के साथ साथ एक और निकला जिसे कहा गया NH3 यानी कि अमोनिया, है ना। और अमोनिया निकला तो यहीं से निकला NH2CO NH2 यानी कि यूरिया निकला। अर्थात जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो इतने सारे ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट, क्या बोलेंगे, उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, उपापचयी अपशिष्ट कहा जाता है। अब इन्हीं उपापचयी अपशिष्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में रहेगा दिमाग कर देंगे। तो अब एक लाइन से लिख सकते हैं कि उपापचयी अपशिष्ट को बाहर निकालना, अपशिष्ट को बाहर निकालना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन, निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जबकि इस प्रक्रिया में लगे अंग, इस प्रक्रिया में लगे अंग उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। अब सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो जवाब हो जाएगा किडनी। किडनी सर्व प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि किडनी के अलावा भी उत्सर्जन हो रहा है, जो अपशिष्ट पदार्थ है बॉडी में वो बाहर निकल रहा है। जैसे अगर हम आपको बताएं कि अपशिष्ट के बहिष्करण की व्यवस्था, तो वास्तव में ये शुरू हो गई है त्वचा से ही। जो हमारी स्किन है ये पसीना बाहर निकालती है, और इसी पसीने में से थोड़ा सा नमक आदि बाहर निकलता है, थोड़ा सा पानी भी निकलता है जो कि अपशिष्ट होता है। इसी से और आगे बढ़ोगे तो जो अपना फेफड़ा है यानी कि लंग्स, ये भी अभी ठंडी के मौसम में भाप निकालते हैं हम लोग, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की वाष्प बाहर निकलती है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो अपना यकृत भी ये काम करता है, और जो हमने ज्यादा मात्रा का प्रोटीन खाया था, अधिक मात्रा का जो प्रोटीन है इसे ये तोड़ के बना रहा है यूरिया, याद आया, तो ये भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो अपनी जो बड़ी आंत है, बिग इंटेस्टाइन, ये भी मुख्य भूमिका निभा रही है, और ये फेसेस यानी कि मल बाहर करती है, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। थोड़ा और नीचे आए तो अब बचा मुख्य वाला यानी कि किडनी यानी कि विक, और ये मुख्य है, यह पूरी तरह से यूरिन बाहर निकाल रहा है। अब इस यूरिन में बहुत सी चीजें बाहर निकलती हैं, यानी कि पानी बाहर निकल रहा है ना, कुछ मान के चलो कि रसायन अगर एक्स्ट्रा हो गए हैं तो वो बाहर निकल रहे हैं। आपने अगर दवा खा ली है तो दवा के अवशेष बाहर ये निकाल देगा, ज्यादा मात्रा में रोकेगा नहीं, है ना। यूरिक एसिड बाहर निकाल रहा है, यूरिया बाहर निकाल दे रहा है इसी के रास्ते। ज्यादा ग्लूकोज खा लिए हो तो उसको भी खींच के बाहर निकाल दे रहा है। ज्यादा विटामिन दाब दिए हो, आजकल खा ही रहे हो, है ना। कौन सा फल का सीजन चला है इस समय, गाजर, संतरा, सस्ता बताओ, केला। तो अब इतना ज्यादा विटामिन खा लोगे तो ज्यादा विटामिन बॉडी में स्टोर होता नहीं, वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा। यानी कि यूरिन को काफी कुछ कहा गया है कि आप इसको लेके बाहर निकलो। तो हमारा जो कंप्लीट ये उत्सर्जन व्यवस्था है वो इस तरह से सेट होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मेन कौन है, तो ये मुख्य भूमिका में है। इस पूरी धरती पर कोई भी जीवधारी होगा तब में कुछ खासियत होती है सजीवता की। जैसे कोई सजीव है तो सांस लेगा, बच्चों को जन्म देगा, अपने जैसी संतानें उत्पन्न करेगा, इसके अलावा भोजन करेगा, उत्सर्जन करेगा, है ना, वृद्धि और विकास करेगा। तो वैसे ही इस धरती के सभी सजीव उत्सर्जन प्रक्रिया दिखाते हैं। जैसे हमारा जो यूरिन है उसमें ज्यादा मात्रा में यूरिया है, लेकिन कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिनमें ज्यादा यूरिया नहीं है, जिनमें यूरिक एसिड हो सकता है। कारण ध्यान दो कि हमारे यूरिन में यूरिया के पीछे का बेस है प्रोटीन। दुनिया में हर प्राणी प्रोटीन चाहता है, कारण प्रोटीन को हम शरीर की आधारभूत इकाई मानते हैं, फंडामेंटल मटेरियल है वो। अगर वो कमजोर पड़ा तो हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो हर प्राणी अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहता है, लेकिन हर किसी में प्रोटीन को डिकम्पोज करने की पूरी व्यवस्था नहीं होती। जैसे मान के चलना कि जब आप 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड ले लोगे तो इससे बनता है प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। अब अगर हम प्रोटीन को डिकम्पोज करें, तोड़ें, तो ये टूटेगा अमीनो एसिड में, क्योंकि बना किससे है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को डिकम्पोज करेंगे तो ये टूटेगा अमोनिया में, किसमें, अमोनिया में। और तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा यूरिया में, किसमें टूटेगा, यूरिया में। तोड़ते जाओगे तो ये टूटेगा यूरिक अम्ल में। यानी कि जो ये अमीनो एसिड का लेवल है ये टॉक्सिक है, अमोनिया का लेवल थोड़ा कम टॉक्सिक है, यूरिया का लेवल थोड़ा कम टॉक्सिक है, और यूरिक एसिड और भी कम टॉक्सिक है। यानी कि जितना ज्यादा तोड़ते जाएंगे उतना टॉक्सिसिटी कम होती जाएगी। तो इस धरती पर हर प्राणी के बस में नहीं है कि वो यूरिया निकाले। कुछ प्राणी अपने यूरिन में अमीनो एसिड निकाल देते हैं, कुछ प्राणी अमोनिया निकाले जा रहे हैं, हम लोग यूरिया पैदा कर रहे हैं खेत के लिए, है ना। अब एक इंसान दिन भर में 25 ग्राम यूरिया बनाता है, तो महीना भर में कितना बनाएगा, मोटा मोटा 1 किलो। अब कभी 300 ग्राम बना लेगा, खाने के ऊपर है, तो मोटा मोटा 1 किलो। 1 किलो यूरिया का जो रेट है वो है 10 रुपया। तो ऑन एवरेज आप 10 रुपया तो खाली इधर से कमाई कर सकते हो, ऑन एवरेज 10 रुपये का पूरा सिस्टम है। खैर, तो कहने का है कि अब सब में क्षमता नहीं है। खैर, तो अब अगर हमने कहा कि इस धरती के अलग अलग प्राणी अपने यूरिन में अलग अलग चीजों को निकाल रहे हैं, तो इसी तरह से इस धरती के प्राणियों को उत्सर्जन के आधार पर 4-5 कैटेगरी में बांटा गया है। कैसे, उसे देखिएगा। जैसे ध्यान देना, कुछ प्राणी जो अमोनिया बाहर निकालेंगे उनको कहा जाएगा अमोनोटेलिक, ये निकालते हैं अमोनिया। अमोनिया जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मछली जब यूरिन करती है तो अमोनिया निकालेगी, झींगा अमोनिया, और जो मेढक के बच्चे होते हैं ये भी निकालेंगे अमोनिया। दूसरे जो प्राणी हैं ये है यूरोटेलिक, जो यूरोटेलिक है ये यूरिया बाहर निकालेंगे यूरिन के साथ। यूरिया थोड़ा कम जहरीला है। अब इसमें कौन कौन आएंगे,
हाथी, शेर, बाघ, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मानव, बिलार, चीता, सब। उभयचर यानी कि मेढक या अन्य कई सारे उभयचर जिनको हम आगे देखेंगे। यानी कि उभयचरों में, मेढकों में और हमें यूरिया की मात्रा में, यूरिया के लेवल पर समानताएं दिख रही हैं। एक है यूरिकोटेलिक, तो जो जीवधारी क्या निकाले, यूरिक अम्ल निकाले। अब ध्यान देना, यूरिक अम्ल थोड़ा गाढ़ा होता है। जहां भी यूरिक अम्ल होगा वो यूरिन को सेमी सॉलिड कर देता है। जैसे कभी देखा होगा कि जब पक्षी बीट करते हैं ना, तो वो बेसिकली वो उनका यूरिन है, उनका मल नहीं है। तो यूरिन बहुत गीला सा होगा और यहाँ पर कुछ आपको स्टिकी स्टिकी सा दिखेगा जहां भी उन्होंने किया हुआ है। हाँ, व्हाइट कलर में। तो बेसिकली जो व्हाइट ध्यान है वो रिसर्च किया है पूरा, है ना। ठीक, उनको पूरी बात पता है। तो वो है। अच्छा, इसीलिए कई बार ना जैसे कार वार बाहर खड़ी रहती है तो पक्षी उस पे आके स्टिकी यूरिक एसिड गिरा जाते हैं। यूरिक एसिड कैन रिएक्ट फास्टली विद द पेंट। इसलिए अगर मान लो कभी पक्षी के स्तर पर गाड़ी है तो पेंट को खत्म कर देंगे, है ना। अब सीधी सी बात है ना, ये सब बहुत हानिकारक चीजें हैं। क्या एक और है अमीनो। तो यूरिकोटिलिन में कौन कौन है? सरीसृप यानी कि जो सड़क के चलने वाले, कछुआ, सांप, पक्षी और कीट। अब देखो ये है तो बहुत छोटी बातें, लेकिन अगर एग्जाम में आया ना तो मामला फंसने जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि याद करना आम बात नहीं है। तो इसको आप ध्यान देना थोड़ा सा सिस्टमैटिक कि अमोनोटोलिक में मछली और झींगा, अपने वाले में मेढक आ गया था, है ना। मानव मेढक, मानव और मेढक तो मामा से दोनों है, ऐसे ध्यान रखना। उसके बाद यूरिकोटोलिक में एक तो पक्षी याद आ गया कि उसका गाढ़ा यूरिन होता है। सवाल आया था किस जानवर का यूरिन गाढ़ा होता है, तो पक्षी का एग्जांपल था। पक्षी के साथ साथ सांप और कछुआ और सभी रेप्टाइल, है ना। तो ऐसे मान चलो कि एक पक्षी उड़ रहा है और इसी पे एक कछुआ बैठा दिया हमने, और क्या बैठा दिया इस पर? एक तो कछुआ के ऊपर सांप बैठा दिया। कितना बैठाना पड़ रहा है? फिर सांप के ऊपर एक कीट बैठा दिया है। मजा ना आ रहा है? कछुआ के ऊपर क्या बैठा दें? चलिए, पगला मछली कहाँ है? मछली ऊपर है। बहुत पागल आदमी है ना। मछली क्या बैठा देंगे? जो है उसको बिठाना पड़ेगा ना। चलिए अब ध्यान दो, अमीनोटोलिक में कौन आएगा? और सीटी। इकलौता याद रखना, मकड़ी जो होती है वो मोनोटेलिक होती है क्योंकि वो गुआनिन नामक अमीनो एसिड बाहर निकालती है। केचुआ अपने अनुसार नेतागिरी करता है, वो अमोनिया भी निकालेगा और जब धरती पे घूमेगा तो यूरिया निकालेगा। यानी हमें और केचुआ में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर है बस खाली इधर के मामले में नहीं है। तो अब इसको ना थोड़ा मिस कर सकते हो इस वाले पॉइंट पर, यूरिक एसिड वाले में, जो कि चांसेस बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। खैर, अब हम सीधे अगर शिफ्ट हो जाए किसके ऊपर? ह्यूमन के ऊपर। तो मानव का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है ब्रिक यानी कि किडनी। लेकिन इस ब्रिक का अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे। यानी कि जब तक आप ब्रिक में आप ये ना देखो कि जो इनका यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ये 4-5 चीजें मिलती हैं। जैसे ये जो राइट एंड लेफ्ट किडनी है, यहां से एक नली आती है जो आ रही है, इस नली को कहते हैं यूरेटर या मूत्र नलिका। यूरेटर या मूत्र नलिका, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है मूत्राशय, सॉरी हाँ मूत्राशय, ठीक है, या यूरिनरी ब्लैडर, और यह है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। तो वास्तव में किडनी का अकेले फंक्शन नहीं होता। किडनी यूरिन बनाएगी लेकिन उसकी सप्लाई होगी यूरेटर से, स्टोरेज होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और उसको बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा की आवश्यकता होगी। यानी कि वृक्क के साथ साथ मूत्र नलिका प्लस में मूत्राशय और इसके अलावा मूत्र मार्ग। तो ये 4 लोग मिलकर के वास्तविक उत्सर्जी कार्य करते हैं। तो इनको हम अगर एक साथ इकट्ठा करें तो यही कहलाता है मानव का उत्सर्जन तंत्र। ये सिस्टम है। क्लियर हुआ? एक और बात ध्यान देना, जब हम किडनी की पढ़ाई कर रहे हो तो 2 शब्दों का बेहद ख्याल करना है। एक यहाँ पे एक वर्ड है रेनल। दरअसल आपने हृदय में पढ़ा था कोरोनरी, याद है? कोरोनरी स्टेंट डाल दिया गया, कोरोनरी धमनियां होती हैं हृदय में। तो जैसे वहां पर धमनी और शिराओं के नाम कोरोनरी से होते हैं, वैसे किडनी में रेनल नाम की वेन भी पाई जाती है और रेनल नाम की आर्टरी भी पाई जाती है। तो एक तो आपको ये बात याद रखना है कि रेनल जैसा वर्ड किडनी जैसे टॉपिक में कनेक्ट होता है। दूसरा, ये जो हमारी किडनी बनी है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 10 लाख छोटे छोटे ट्यूब से मिलकर के बनी है ये। और इन ट्यूब को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। इसलिए इनका जो अध्ययन है ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। तो ये कुछ बातें रही हैं, थोड़ा सा अब मैं इनकी परिभाषा देख लेता हूं। तो लिखा है किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है और प्रत्येक किडनी का निर्माण 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन नलिकाओं से होता है। यह सूक्ष्म नलिकाएं रक्त से यूरिया को छानकर अलग करती हैं, इसलिए इन्हें किडनी की कार्यात्मक अथवा उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। पेट के पिछले हिस्से में इधर हड्डी के रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ राजमा के दाने के आकार में 2 किडनी उपस्थित होती हैं। काम क्या करती हैं? पहला, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम और क्लोरीन और पोटेशियम आदि की मात्रा को संतुलित बना के रखना। दूसरा, रक्तचाप को नियंत्रित करना, आरबीसी के उत्पादन में मदद करना। कई बार ना किडनी को लेकर हमारे मन में एक ही बात है, अब ये है कि किडनी केवल रक्त का क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती हैं। ऐसा नहीं है, किडनी फिल्ट्रेशन तो करती हैं लेकिन साथ में ये 3 काम और करती हैं। यानी कि बीपी को कंट्रोल करना है। अभी आपने देखा था ना एक एएनएफ एंटी न्यूट्राइन फैक्टर, सॉरी एंटी यूटेराइन फैक्टर, मतलब एएनएफ एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। तो एंटी न्यूरेटिक फैक्टर देखा आपने कहां निकला था? हार्ट से। यहां से एएनएफ निकला था ना। तो बेसिकली जो हार्ट से निकला है वो तभी निकलेगा जब ये किडनी कहेगी उससे कि हार्ट से कहेगी कि एएनएफ प्रोटीन निकलाओ, नहीं तो आपका बीपी गड़बड़ जाएगा। तो किडनी मुख्य तौर पर ये भूमिका निभाती है कि हमारा बीपी ठीक रहे, कोई दिक्कत ना आने पाए। इसके अलावा आरबीसी का उत्पादन भी करवा रही है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? हाँ, एरिथ्रोसाइट। तो अपनी जो किडनी है ना बेटा, ये एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है? एरिथ्रोपोएटिन। ये हार्मोन निकला है किडनी से। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 4 जगह से और हार्मोन निकल सकता है, इसमें किडनी का जिक्र मैंने किया था। ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन ही है जिसका काम है कि आरबीसी की मात्रा को
बढ़ा के रखो। तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि किडनी केवल छान नहीं रही है, बल्कि किडनी का और हृदय का ममहर का संबंध है ना। हृदय, ये दोनों मामक घर है। किसका? किडनी की मामक घर कहाँ है? हृदय। और ये दोनों आपस में संबंधित हैं। कोई दिक्कत आएगी तो सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना। बाकी जो एक और काम है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बैलेंस करना, वो तो इसी से कनेक्टेड है, फिल्टर से कनेक्टेड है। अब ध्यान दो, दो शब्द याद रखिएगा किडनी के फंक्शन में। जब भी किडनी फंक्शन करती है का कार्य, तो इसका मूल काम है रक्त का फिल्टर, रक्त का फिल्टर करना। तो ये जो फिल्टर कर रहा होता है कुछ आपकी तरह काम करता है। जैसे जब आप झाड़ू लगाना शुरू करते हो तो एक कमरे से कोने से शुरू किए और बाहरते बाहरते दरवाजे तक आ गए, तब तक आपको 5 रुपए का सिक्का दिखाई दिया। ओ ये भाई, उठ, किसी को नहीं बताएंगे आज सुबह सुबह झाड़ू गए 5 रुपए मिला मुझे। ऐसा हुआ है क्या? सेम फंक्शन किडनी का है। इसका फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन, यानी एक बार ये सबको साफ कर देगी। फिर आए अच्छा अच्छा वाला भी चला गया, 5 रुपए निकल पकड़। तो जैसे क्या करती है कि ये ग्लूकोज को साफ कर देगी, एक को ग्लूकोज नहीं रोकेगी, ज्यादा मार देगी। तब तक दिमाग में आएगा अरे ज्यादा ग्लूकोज चला गया, छान दिया हम तो, ये क्या, इसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? 10-12 ग्लूकोज उठा के रख ली। फिर देख रही है कि खून के साथ अच्छा कोई चीज जा रहा था, पहले वो छान दी, फिर दिमाग ना 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 इसको रखना है। यानी कि ठीक वैसा जैसा कि झाड़ू मारते समय 5 का सिक्का मिल जाए, एक पेन मिल जाए, तो उसको चला के देखेंगे पहले खोल के, चल रही है अच्छा रख लेते हैं। फिर पता चला कि किसी का सोने का झुमका मिल गया रास्ते में, अरे ना ना दिन ना सही, घर का सामान है, घर को लौटा दो, है ना। तो दूसरे के यहाँ झाड़ू मार रहे हो तो मिल जाए, दूसरे को मारेंगे ही क्यों? हाँ बात तो सही है। तो अपने यहाँ झुमका मिलेगा भी तो नहीं क्योंकि अगर अपने यहाँ झुमका मिलेगा तो हल्ला हो जाएगा कि देखो इधर झाड़ू मारना, झुमका मिलेगा दे देना। तो लेकिन 10-5 तो मिल सकता है। तो अब इसका जो काम है फिल्टर करने का वो है पुनर्अवशोषण, क्या करना। और दूसरा काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसे हिंदी में कहते हैं परानिस्यंदन, परानिस्यंदन। यानी कि पहले एकदम पतली छन्नी से सब छान दो और उसके बाद देखो कि अच्छा ये खराब चीज छूट गया, रुको, तो उठा के फिर से खून मिलाओ। तो एक बार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर से पुनर्अवशोषण। इन दोनों प्रिंसिपल के आधार पर हमारी किडनी यूरिन का निर्माण करती है, यूरिन का निर्माण करेगी और प्लस में रक्त का शुद्धिकरण करती है, रक्त का शुद्धिकरण करती है। एक और बात ध्यान देना, हमारी किडनी का जो काम हो रहा है वो किडनी नहीं कर रही है, बल्कि इसका वो ट्यूब कर रही है जिसका नाम हमने लिखा है क्या? नेफ्रॉन। याद है? अब ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन के भीतर क्या क्या होता है। तो आमतौर पे हम आपको चित्र के जरिए तो नहीं बता रहे, लेकिन दिमाग में रखिएगा। एक आपको रखना है ग्लोमेरुलस कोशिका, कौन सी? ग्लोमेरुलस कोशिका याद रखना, नेफ्रॉन के भीतर होती है। दूसरा आपको याद रखना है हेनले लूप, हेनले लूप। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, इस तरह पॉइंट आ सकता है। अब अगर आगे बढ़ें तो चूंकि इसने यूरिन बनाया तो सवाल है यूरिन में होता क्या होगा। तो यूरिन में 95 से 96% पानी है, बचा हुआ 2 से 3% यूरिया है। प्रोटीन, वसा और कार्ब मिला के 1.3, 0.05%। बाकी जो बच रहा है, बचा ही कितना? 96, 97, 98, 99, लगभग 99.5 तो वही गया। जो बचा उसमें विटामिन सी, अमोनिया, अमीनो एसिड और क्रिएटिनिन। यही क्रिएटिनिन है जो ये बताता है कि गर्भधारणा हुई है कि नहीं। जब गर्भधारणा होगी तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और नहीं है तो क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा या आप शायद जानते होंगे कि गर्भ की जांच के लिए यूरिनरी प्रेगनेंसी स्ट्रिप आती हैं इस तरह से। इसमें बहुत सावधानी से यूरिन की कुछ बूंदें गिरानी होती है और फिर अगर यहाँ पर गुलाबी रंग नहीं आया तो मतलब नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कलर डार्क हो गया तो इसका मतलब है मामला पॉजिटिव है। तो मुख्य रूप से मानव की कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, क्या नाम है, इसका मापन करता है। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का पता लगाने वाले रसायन होते हैं और इसमें जो पट्टी में कलर है ना वो बेसिकली एंटीबॉडी होती है और स्ट्रिप के विशेष क्षेत्र पर लगे होते हैं। एंटीबॉडी विशेष रंगीन लाइन बदल जाती है, अर्थात ये जो स्ट्रिप है यह एक प्रकार का एंटीबॉडी आधारित रासायनिक प्रक्रिया है जो HCG हार्मोन का पहचान करती है। यानी कि जो HCG हार्मोन है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, ये बढ़ जाता है कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और यही हार्मोन यहाँ पर कलर चेंज करवा देता है। तो उम्मीद है एग्जाम में आएगा तो नहीं, लेकिन कई बार पगली टाइप एग्जाम पूछता है ना। अब पिछले साल बीपीएससी ने पूछ लिया कि कंट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा रसायन होता है, गर्भनिरोधक गोलियों में रसायन के नाम बताओ। तो आमतौर पे हम लोग रसायन का नाम बताते हैं पढ़ाते समय, बट उसने क्या किया था, रसायन के अंदर का रसायन पूछ लिया था। एक जैसे आपने मेडिसिन देखा हो, लाइक कॉलपॉल, जानते हो? तो दवाई के ऊपर कॉलपॉल लिखा है, लेकिन अंदर पढ़ोगे तो लिखा होगा पैरासीटामोल। तो इस बार बीपीएससी ने जो कॉलपॉल है उसे नहीं पूछा, उसने अंदर का पूछ लिया कि इसके अंदर का कौन सा रसायन है। तो अब इतनी नॉलेज जनरल साइंस की नहीं आती है, हम आप तो बहुत नॉर्मल साइंस पढ़ रहे हैं, बट कई बार माथा उनका ठनक सकता है तो सवाल कर सकते हैं, बाकी चांस नहीं है। बट आप HCG हार्मोन याद रखिएगा, ये पेपर इसको कोई याद नहीं कर पाएगा ना, जैसे आमतौर पर किसी के सामने आ गया, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि इसको जानता हर कोई है बट एग्जैक्ट जो साइंस है उसको नहीं जानता। क्या कुछ फैक्ट है इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम यूरिन के बारे में बात करें तो 24 आवर में लगभग 1800 ml से लगभग 1400 ml से 1800 ml यूरिन का निर्माण होता है और इस दौरान 25 ग्राम यूरिया बनती है। एक और बात ध्यान देना कि अगर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो इसका मतलब है मधुमेह। अगर यूरिन बहुत पीला आ रहा है तो इसका मामला है कि यूरोक्रोम बढ़ा है और यूरोक्रोम का सीधा मतलब है कि पीलिया प्रभावित कर रही है। अगर यूरिन में एसीटोन बढ़ गया है इसका मतलब है लंबे समय से उपवास रखा जा रहा है, लंबे समय तक उपवास रखा गया है। अगर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है तो मतलब है कि वह व्यक्ति लंबे समय से बुखार है या बीमार है उसे।
यानी कि लंबे समय से वो बीमार चल रहा है तो यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा। कुछ और फैक्ट हम आपको देते हैं, जैसे कि जो हमने पढ़ा था अभी एक ऐसा ट्रैक था, इसे कहा गया है यूरिनरी ब्लैडर, याद है? यूरिनरी ब्लैडर, अंग्रेजी में, हिंदी बोलते हैं मूत्राशय। तो मेल का जो मूत्राशय है वो लगभग 600 से 700 ml यूरिन इकट्ठा कर सकता है, लेकिन फीमेल का छोटा होता है और 450 से 500 ml ही यूरिन आ सकता है। रीजन कि साथ में यूटेरस भी होता है ना, तो यूटेरस होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर को एडजस्ट किया गया है, छोटा कर दिया गया है। इसी वजह से फीमेल में पी सेंसेशन जल्दी आता है। जैसे मेल में अगर 250 ml यूरिन बन गया तो तत्काल पी सेंसेशन शुरू हो जाएगा, आपको मैसेज आएगा कि भाई कहीं आसपास ढूंढ लो। तो बट 250 ही मैसेज आया ना कि पानी की टंकी भर रही है, तो बट आप 250 और भर सकते हो, 500 तक जा सकते हो, बट 500 के ऊपर जाओगे दिक्कत होगी। कोई भी सिलेंडर 5 लीटर नहीं भराता जानते हो ना, एग्जैक्ट 5 नहीं भरेगा, आपको 4 साढ़े 4 पे रोक लेगा। तो वैसे इसका भी है, फीमेल में पी सेंसेशन 150 ml पे ही आ जाता है। इसलिए फीमेल को कई बार वरीयता मिली है कि उनके लिए बाथरूम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे एक सिविक सेंस अगर आपके अंदर विकसित है, साथ में कोई फीमेल यात्रा कर रही है, तो नियमतः होना चाहिए कि आप, क्योंकि कई बार ना जो सोशल बॉन्डिंग है उसकी वजह से आदमी बोलता नहीं है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि ऑन एवरेज ये जो सेंसेशन बनते हैं इनमें पुरुषों में 2 आवर का है, महिलाओं में 120 आवर का है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट बाद सेंसेशन शुरू हो जाएगा। तो पौने 1.5 घंटे के आसपास कहीं ऐसी जगह हमें गाड़ी रोकनी चाहिए जहां पर बाथरूम बंद मिले या सुरक्षित रूप में हो। तो ये हमारा सिविक सेंस होता है कि भाई कम से कम इतने समझदार तो हो ना। अब पता चला है कि गाड़ी आगे चले जा रहे हो, अपना कहीं भी खड़े हो गए, फिर स्टार्ट करके निकल लिए, अब महिला बैठी है, हो सकता है हमारी माँ हो हमारे साथ, तो कई बार संकोच बस नहीं बोल सकती, तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। देखो साइंस का मतलब टिक लगाना तो है ही, वहां से एग्जाम बन रहा है, लेकिन साइंस को हम अगर व्यवहारिक पढ़ें, आप इन 4-5 दिनों में इतना ज्ञान हासिल कर लिए हो कि आप किसी से बात करोगे तो बहुत सिस्टमैटिक समझाओगे उसको कि इस तरह से है, हर स्तर पर है। एक तो 20 लाख रुपए आपके जीवन में एकदम कभी भूल ही नहीं सकता है ना, जब जब देखोगे 20 लाख, है ना, रुको तो बताते हैं। तो जब जब एग्जाम में कभी सफलता नहीं मिली तब तक सेकंड ऑप्शन समझ है ना कि दूसरा ऑप्शन चलिए, तो ये कुछ फैक्ट दूसरा देखो, कई बार ये कुछ फैक्ट हो ही गए। कई बार क्या होता है कि भाई किडनी हमारी नहीं काम कर रही है, और जब नहीं काम कर रही है तो ऐसी स्थिति में यूरिया का फिल्टर नहीं होता। कब? जब हमारी किडनी खराब हो गई हो, किडनी खराब हो गई हो। तो अब नॉर्मली जब यूरिया का फिल्टर नहीं होगा तो सीधी सी बात है, ब्लड में यूरिया का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसे कहा जाता है यूरीमिया। क्या बोलेंगे? यूरीमिया की समस्या बोलते हैं। दूसरा, इसको ठीक करना है तो ठीक करने के लिए हम एक तो डायलिसिस करवाएंगे, सेमी या फुल जो भी है, वो डॉक्टर कहेगा कि सेमी है तो सेमी, फुल है तो फुल एज डॉक्टर। दूसरा, अगर ये डायलिसिस सफल नहीं है तो हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी जा सकते हैं। तो ये एक बीमारी थी, नाम था यूरीमिया, है ना। कई बार हमारा जो किडनी है ये अपने साथ जमाव कर लेता है कैल्शियम अथवा पोटेशियम ऑक्जेलेट का, और आपको बड़ी बात पता है इसका मतलब है पथरी होना या स्टोन हो जाना, है ना। तो ये भी कई बार सवाल कर सकता है कि भाई स्टोन किस वजह से हुआ, तो यहाँ से इसे ध्यान रखेगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट होते हैं, बोन जॉइंट, मान लो हड्डियों के जोड़ हैं, तो इन बोन जॉइंट में एक तो जगह जगह पे यूरिक एसिड का जमाव हो जाएगा, और जैसे ही यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ेगा जॉइंट के पास तो ये समस्या कहलाती है गाउट, जिसे कहेंगे गठिया। दूसरा, इसके अलावा इस जॉइंट में सूजन आ सकता है और स्क्रैच आ सकते हैं, और सूजन और स्क्रैच की जो समस्या है इसे कहते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जिसे हम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मानते हैं, यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब भी ये शब्द लिखा ना बीमारी में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ये बहुत घातक बीमारी हो जाती है। गठिया केवल गांठ को ही नहीं परेशान करती, सॉरी, अर्थराइटिस केवल ऐसा नहीं कि खाली उठना बैठना रुक जाएगा। अर्थराइटिस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमको ही बर्बाद करने पे लग जाता है। नाम क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी कि जो 10 रुपया जेब में रखे हो तो ऑटो कट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके खाते में था 20 रुपया, तब तक बैंक ने उसको ऑटो कट कर लिया, अब है -9 रुपया, तो बहुत दुख होता है ना। वैसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि इम्यूनिटी ऑटो कट करके हमें बैकअप मारना शुरू कर देगी। तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, या हम बहुत बार बार बीमार होना शुरू हो जाएंगे, है ना, जुकाम पकड़ेगा, फीवर आना शुरू होगा और शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी। इसलिए अगर अर्थराइटिस है तो इसका इलाज लंबा चलता है, 1-2 दिन में ठीक नहीं होता। ध्यान देना, अर्थराइटिस की पहचान के लिए टेक्नीशियम 92 रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग किया जाता है ना, टेक्नीशियम 92। तो ये टॉपिक यहीं पर संपन्न हुआ। अब इसके बाद एक और चैप्टर अपने पास है जिसका नाम है मानव का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि श्वसन तंत्र। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं कि सांस लेना या श्वसन तंत्र क्या है। देखो, अच्छी जीवन शैली के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त हवा को खींचते हैं और CO2 युक्त हवा को छोड़ते हैं। इसी प्रणाली को हम कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, यानी ब्रीथ कर रहे हैं। ये तो रहा ब्रीदिंग में। खैर, आमतौर पे ब्रीदिंग होना और रेस्पिरेशन होना दोनों अलग है। देखो, जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन में है C6H12O6। जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हम पा जाते हैं ऑक्सीजन। इन दोनों को लेकर के चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहती है? चलो तुम दोनों एक काम करो कि विखंडित हो जाओ, टूट जाओ, और टूट करके बनाओ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में H2O का वेपर, वाष्प। क्या बनाओ? वाष्प। अब जो ATP है इसी से हमें मिलती है
ऊर्जा, यानी कि हमारी जो बैटरी है पूरे दिन की चार्ज वाली, ये तभी चार्ज होगी जब हम क्या बनाएंगे, एटीपी। जैसे इस समय आपके ई रिक्शा में 20% बैटरी बची है, क्योंकि आप बहुत देर से पढ़ रहे हो। तो अभी मान के चलो कि कितने बजे, 6:30, आपको हम छोड़ेंगे रात को 9 बजे तक। तो अरे ना, 7:30 तक छोड़ देंगे, चिंता नहीं करें। जो बात है वो बात है। हाँ, तो अब आधे घंटे बाद आपका ई रिक्शा कहेगा कि बैटरी लो है ना, तो फिर कहेगा और फिर कहेगा कि किसी को फोन कर लो टोचन करने के लिए, नहीं लौट नहीं पाओगे। तो यार ई रिक्शा वाले बड़े लालची टाइप के होते हैं, इनको पता है कि हम इसके घर तक जाएंगे लेकिन लौट नहीं पाएंगे, तभी चले जाता है और जाके घर से पहले बंद हो गया। हमने कहा क्या वो भाई, हमारे साथ हुआ ना गांव में, जैसे आजकल हर गांव में रिक्शा पाए जाते हैं, इनको टिर्री बोलते हैं। तो गांव में इतने खाली टाइप के रिक्शा है, या आप उनको 50 रुपए पकड़ाइए वो आपको बाजार लेके जाएंगे, आराम से सामान खरीदिए, उनकी रिक्शा बैठिए, फिर लाके घर छोड़ देंगे। जीवन बहुत खाली है उनका। तो गांव की जो महिलाएं हैं उनके जीवन में बहुत ये बड़ा बदलाव आ गया है। 5 महिलाएं इकट्ठा करती हैं 10-10 रुपए, रिंकी की मम्मी, पिंटू की मम्मी, है ना, खुशबू की अम्मा, है ना, संगीता की अम्मा और पारुल की माई। तो इस तरह से 5 महिलाएं मिल करके 50 इकट्ठा करेंगे और इसके बाद वो रिक्शा बैठ जाएंगे, फिर पहुंचेंगे बाजार, सामान लेंगे करीब घंटा भर। महिलाएं सामान आम बात नहीं है, 2 घंटा तक सामान, और एक साला बैठा है और म्यूजिक लगाया है, कहेगा म्यूजिक म्यूजिक चला है। और अच्छी बात यह है कि वो भी अपने घर के लिए सब्जी लेगा, और उसके बाद रात होते होते ये रिक्शा को आके पहुंचे गांव में। फिर सोचो, अब अभी छोटी बात नहीं है, अब रिंकी की अम्मा अपने दरवाजे पर उतरेंगी, क्योंकि 2-2 झोला लेंगे ना, लेकिन पिंटू की मम्मी वहां नहीं उतरेंगी। पिंटू दरवाजे उतारो, इस तरह से उसको गांव में ही लग जाता है करीब 25-30 मिनट तक। उसके बाद टोटल मनी कितना, 50। मैंने कहा यार धैर्य बहुत है, तुमको देख करके मुझे इतना ही सुकून आता है कि तुम्हारा एग्जाम्पल एमबी वालों को देना चाहिए, है ना, कि 3-3 जोड़ो, आगे नेटवर्क मार्केटिंग बनती चली जाएगी। तो भारत में रिक्शा जब से आया तब से आर्थिक उन्नति लाया है, महिलाओं के जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव लाया है। अब वो किसी भी रिश्तेदारी यूं ही चली जाती हैं। एक ई रिक्शा गांव में है, पहले तय कर ली भैया 150 रुपए देंगे, पूरा दिन रहना पड़ेगा। 8 बजे चले गए, गांव में खाना वाना कोई दिक्कत नहीं है ना, 8 बजे के रिक्शा पहुंच गया रिश्तेदारी, 9 बजे तक उनके घर पहुंच गए, मौसी घर। और उसके बाद एक बिस्तर पा के लेटे हैं, सोए हैं, खाना टाइम खा लिया, शाम तक निकले, फिर आके पहुंचे। टोटल इनकम कितना हुआ, 150, लेकिन खुश बहुत है, बहुत खुश हैं, क्योंकि भोजन मिला, दिन भर सोए और शाम तक टी करके चले आए। तो ई रिक्शा पे बहुत स्टोरियां हैं जो कि बदल रही हैं। खैर पॉइंट पे करते हैं। तो हमने ग्लूकोज देखा, ऑक्सीजन देखा, माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ा, एटीपी में, CO2 में, H2 में। तो जो ये ऊर्जा बनी, वास्तव में इसी ऊर्जा के निर्माण की भावना को कहा जाएगा श्वसन प्रक्रिया। क्या कहेंगे, और हम जो O2 CO2 कर रहे हैं यह है ब्रीदिंग, श्वसन। तो लिखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होना, इससे एटीपी, CO2 और जलवाष्प बनना, इस पूरी प्रक्रिया को, और यह एक प्रकार की कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक मतलब विखंडनकारी। क्या होता है, क्योंकि देखो विखंडन कैसा हुआ, ग्लूकोज का, ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स है और ये सब सामान्य है, ग्लूकोज टूटा। इसलिए ध्यान देना, जब जब श्वसन प्रक्रिया होती है तब तब वजन में कमी आएगी, और जब जब आप श्वास खींचोगे ऐसी स्थिति में वजन बढ़ेगा। यानी कि यदि कोई संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, खींचा सांस, तो कुछ ना कुछ तो वो वजन बढ़ा ही लेगा, चाहे माइक्रोग्राम में। लेकिन यदि कोई खा नहीं रहा है तो सांस तो ले ही रहा है, तो उसका ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा तो उसका वजन धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिसे शास्त्रों की भाषा में डाइटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइटिंग, समझे? हाँ हाँ, शास्त्र वहीं से निकलता है। तो अक्सर लोग हाँ हमारी भाषा में उपवास कहते हैं, बट डाइटिंग थोड़ा स्टाइलिश वर्ड है कि आई एम ऑन डाइटिंग। आगे देखते हैं, लिखा है पूरी श्वसन प्रक्रिया में शामिल अंगों का समूह श्वसन तंत्र कहलाता है। जब हम हवा को अंदर खींचते हैं तो शरीर का वजन, लेकिन श्वसन प्रक्रिया में वजन घटता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 2 शब्द आपने इस्तेमाल किया, कैटाबोलिक, एक शब्द है एनाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब होता है जुड़ना, और कैटाबोलिक का मतलब होगा टूटना या विखंडन होना, टूटना या विखंडन होना। जैसे ध्यान देना, जब हम लोगों ने, या जब आपने ये देखा होगा फोटोसिंथेसिस, तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, CO2 प्लस H2O, और ये बनाता है C6H12O6 और प्लस में O2। तो वास्तव में 2 छोटे छोटे क्या हुए हैं, जुए हैं। तो जब कोई जुड़ रहा है और जुड़ करके भोजन बन रहा है तो ये कहलाएगा एनाबोलिज्म। तो एक एग्जांपल ध्यान में रखना है कि एनाबोलिज्म मतलब अणुओं का जुड़ना, बट कैटाबोलिज्म में क्या हुआ कि C6H12O6 रिएक्शन किया तो टूटा किसमें, CO2 प्लस H2O और प्लस ATP। तो वास्तव में ये क्या है, टूटना। तो जो श्वसन की प्रक्रिया देखी हमने वो कहलाई कैटाबोलिक, लेकिन जो हमने प्रकाश संश्लेषण देखा वो कहलाया एनाबोलिक। उम्मीद है समझ में आया? तो बस इसको इतने पे ही ध्यान दें, बाकी से कोई मतलब नहीं है। चलिए बेटा, क्या बेटा, अरे ठीक है, मतलब अब ठीक है। यहाँ बेटा मैंने नहीं लिखा है, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, मतलब हद है। हाँ हाँ, ये सब किसी से करना पड़ेगा। चलिए, दुनिया में सबसे पहली बार श्वसन व्यवस्था के बारे में एंटोनियो लेवेजियर ने बताया था। लेवेजियर वास्तव में केमिस्ट्री के जन्मदाता हैं। ऐसी कहावत है कि लेवेजियर ना तो कभी दूसरा होगा और ना कभी कोई हो सकता है। इन्होंने दुनिया में उस सिद्धांत को खत्म किया जिसे कहता है फ्लोजिस्टन का प्रिंसिपल। बेसिकली दुनिया में पहले जो विज्ञान है वो दर्शन था, बाद में विज्ञान बना। दर्शन मतलब भारत में साधु महात्मा विज्ञानी थे, कोई भी साधु सब वैज्ञानिक थे। तो जब यूरोप की कंट्रीज में विज्ञान आया तो उससे पहले भारत की तुलना में यूरोप में ज्यादा अंधविश्वास है। हम लोग खाली बदनाम है अंधविश्वास के नाम पे, वो इतने अंधविश्वासी हैं कि वो कुछ भी कर देते हैं अंधविश्वास के नाम पे। तो वहां पर ये था कि पादरियों का ये कहना था कि एवरीथिंग इज गॉड। अगर ये कोई लकड़ी है ये जल गई तो इसका मतलब था कि इस लकड़ी में भगवान थे, आपने इसे जलाया तो भगवान उड़ गए यहाँ से। जब भगवान उड़ गए, गॉड डिसअपीयर एंड द रिमेनिंग इज एश, जो रिमेन बचा वो राख है। तो उन्होंने कहा था कि आग लगने के पीछे का रीजन है गॉड। लेकिन जब लेवेजियर आए तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, द बेसिक रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो लोगों ने कहा अरे
यू चैलेंज टू गॉड। तो राजा से इनकी बुराई कर दी, राजा को बुलाओ, लेवजियर को मारो, गला काट के मार दिया। बाद में फिर सीले और पिस्टले आए, और सीले और पिस्टले ने कहा कि जो लेवजियर ने बताया था ना वो ऑक्सीजन थी, वो सही बात है, और दुनिया को पता चला कि दहन तभी होगा जब ऑक्सीजन होगी। तो खैर आगे बढ़े। एक और नाम है इनका, है नाम मार्सेलो मेलपीगी। ये मेलपीगी हैं, इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान के पितामह हैं, और इन्होंने श्वसन क्रिया की व्याख्या दी है। तो एक और बात ध्यान देना कि इनके द्वारा क्या दिया गया, व्याख्या किसकी, श्वसन क्रिया की। अब हम अगर थोड़ा सा प्रवेश करें तो मानव के श्वसन अंगों को हम देखेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या सिस्टम। तो थोड़ा सा इसको ऐसे समझिएगा फिगर में कि ये एक ट्रैक बनता है इनका, कुछ ऐसा, कुछ ऐसे, सेम यहां भी होगा। ठीक, तो ये हमारा एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिनमें सबसे ऊपर ये जो हिस्सा है ये है नोज, ये है फेरिंग्स या ग्रसनी, ये है लेरिंग्स या स्वर यंत्र, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है ट्रैकिया, या इसको कहते हैं बिंड पाइप। जब ये दो हिस्सों में बंट जाता है इसे कहते हैं ब्रोंकी, और जब ये और कई हिस्सों में बंटता है तो इसे कहते हैं ब्रोंकियोल, हिंदी में कहते हैं श्वसनी और श्वसनिका। और जो गुब्बारा आप देख रहे हैं ये है वायुकोश, या इसे कहते हैं एल्वियोली। इसके अलावा ये राइट लंग है और ये लेफ्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा झुकाव है, इसे कहते हैं हृदय खांच, क्योंकि यहीं पर हमारा हृदय फिट होता है। इसके अलावा लंग्स के ऊपर गुलाबी परत पाई जाती है कुछ इस तरह से, इस परत को बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा तो किसी भी मानव का जो श्वसन तंत्र है, सिस्टम है, वो इन सभी को मिला के बनता है। नाक, फिर ग्रसनी, फिर स्वरयंत्र, और फिर ट्रैकिया, फिर वायु श्वसनी और श्वसनिका, फिर लंग्स राइट एंड लेफ्ट, फिर उसी में एल्वियोली। ये है कंप्लीट सिस्टम। तो अगर एक एक करके सबको हम देखें तो पहला जो हिस्सा है वो है नसिका, श्वसन प्रक्रिया का सबसे प्राथमिक अंग है, जो हड्डी और उपहड्डी से बना होता है। यहाँ ध्यान देना, आगे जो हिस्सा है वो है उपस्थिका, और पीछे होती है अस्थि, है ना, दोनों का मिक्सचर है। मुख्य कार्य है श्वसन के साथ साथ गंध की भी संवेदना प्राप्त करना। नाक दो कामों के लिए इस्तेमाल होती है, एक तो सांस खींचने के लिए, एक सूंघने के लिए। नाक ना हो तो हम सूंघ ही नहीं पाएंगे, तो कुछ भी खा सकते हैं, तो बड़ी मुश्किल है भाई। सड़ा हुआ भोजन कैसे पहचानते हो, नॉट गुड। कई बार आंखों से भ्रम हो जाता है ना, आंखों से भोजन नहीं समझ सकते हो, कि फिर आदमी क्या करता है सुबह सुबह ना गंध आ रही है, यानी कि अच्छा नहीं है। क्या मस्त पढ़ाते हो सर, अरे हाथ भी का भार भैया, है ना, हृदय से बोला है, हम भी हृदय से कह रहे हैं। तो दरअसल मुझे इस पूरी व्यवस्था में एक ही चीज बहुत नफरत है, वो है फास्ट टीचिंग। मेरे बस में कभी नहीं आया कि मैं हल्ला करूं। दूसरा, हमने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि मैटर कटे, थोड़ा समय बढ़ना चाहिए, क्योंकि मूल आत्मा अध्यापन की केवल इतनी है कि कोई सुने तो सुनता ही रहे। अब ये नहीं समझ में आता कि हम मार देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, है ना। ये थोड़ा सा जैसे कि ना, जैसे आपने खान साहब को देखा होगा कि जब वो वीडियो बनाते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटा दबाओ, नाटक करो। एक बात है ना कि प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एंड यू फाइंड माय वीडियो जस्ट, क्या कर रहे हो यार, है ना। तो हेलो गाइस, आई एम सोमेश शुक्ला, आई एम प्रेजेंटिंग अ स्पेशल वीडियो। क्या करना चाहते हो, ये सब नाटक पसंद नहीं आता। सर सीधे कहते हैं जय हिंद, स्टार्ट करते हैं, बात बताए न जय हिंद, जय हिंद शुरू, जय हिंद खत्म। भैया आपकी मर्जी हो लाइक करो, ना मर्जी हो ना करो। अब जब आदमी कंटेंट पे काम करेगा ना, जब वो अपनी बात रखेगा शानदार तरीके से, तो 100% लाइक करेगा। तुम्हारे गिड़गिड़ा इसको लाइक करेगा, लाइक करें मर जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि हम जल नहीं पिएंगे, हमसे जल पियो चाहे ना पियो। ठीक, सर बायोलॉजी का डर खत्म हो गया, नहीं डर बना के रखो। ठीक, अब देखो, तो नाक में 2 छेद होते हैं। क्या बात बताई मैंने, 2 है ना, नाइस बायोलॉजी, है ना। दुनिया में किसी को पता है नहीं, याद रखो कितने। हाँ, जैसे केजीएस में ये सुविधा तो नहीं है, बट मैं इधर नहीं पढ़ा रहा था ड्यूरिंग कोविड-19, तो वहां पर 45 मिनट को 1 घंटा मानते थे, और 44 मिनट को आधा घंटा मानते थे। एक बार गलती से मैं 44.20 सेकंड पे क्लास बंद कर दिया। हमने कहा अब क्या करूं, 44-20 तो 45 हो गया, तो कह रहे कि नहीं 44-30 अगर होता तो 45 होता। कांटा मेरी तरफ है, तो उन्होंने आधे घंटे का पैसा काट लिया। तो मैंने कहा रुको तो बेटा, तुम मुझसे नेतागिरी मत करो। अगली जितनी भी क्लास मैंने पढ़ाई 45-1, 45-2 पे क्लोज कर दिया। जैसे ना कोई नमस्ते, ना कोई कल मिलेंगे, भाड़ में जाओ, है ना। तो ये जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, खान साहब ने इसको रोका। इन्होंने इस पॉइंट को, दूसरा एक तरीका क्या था, जैसे मैं बच्चों को देखता हूँ एमसीक्यूज करते हैं यूट्यूब पे, कि 4 ऑप्शन लगा लिया, उसके बाद बताओ इस बैक्टीरिया नामक रोग किससे होगी। तो अब बताया कि अच्छा खुजली किससे होती है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, वायसराय, है ना, किससे होगा। अब वो क्या कर रहा है, इतना बोल के खड़ा हो गया। दूसरा पहला काम करेगा, जाके उत्तर देखेगा, पहले उसको पता नहीं, अच्छा डी है तो ठीक। अब कहेगा चलो संगीता, रमेश, मुकेश तुम बताओ। अच्छा संगीता तो डी बोल रही है, ना ना ना। अब वो नाटक कर रहा है, क्या समय काट रहा है। एक सवाल पर जब जैसे 5 मिनट बीता, वैसे कहेगा डी ऑप्शन,
हाँ, हाँ, और फिर अच्छा बड़े मासूम बच्चे हैं, वो ये कहते हैं मेरा नाम लो। जैसी अच्छा एक बच्चा उसी ने आके कह दिया सर नाइस टीचिंग, अब उसको अगर कह दिया नाइस टीचिंग तो 12 मिनट तो गया उसका। बहुत थैंक यू, आपने इतना कहा, आभार, आपके घर में कोई झाड़ू पोछा काम हो तो मैं कर दूंगा, अगर खाना नहीं बना पाते तो बताना, हम आके बना देंगे, बहुत आभार। ये सब चीजें बहुत नेगेटिव थी, तो खान सर ने इन चीजों को बहुत ध्यान दिया। इन्होंने ये रखा कि जैसे हम लोग भी एमसीक्यूज कराते हैं, लेकिन 1 घंटे में 200, 250, 300 चलेगा पूरा, कि आज ही खत्म, क्योंकि ये सब नाटक नहीं, बच्चों के पास मौका कहाँ है इन सब चीजों का। खैर पॉइंट पे हो तो नसिका में जो वायु का फिल्टर है वो बाल करते हैं, एक आना एक, याद है ना स्पाइन। हाँ, इसका मतलब है कि जो अवांछित कण थे उसे बाहर निकाला गया है। एपोप्टोसिस एक समस्या होती है, इस दौरान नाक से खून आ जाता है, जैसे ये, तो ये कहलाता है हिंदी में नक्सीर। अक्सर कई बार ना कच्चा आम खा लेने से भी हो जाता है, ये ज्यादा कच्चा आम खा लोगे तो। नजोला क्रिमिनल डक्ट एक लंग है जो कि नाक और आंख से जुड़ी है, तो कई बार महिलाओं में आंसू नाक से भी गिरने लगते हैं, रो रही हैं, बच्ची जा रही हो ये थोड़ा सा होता है, फीमेल में एक्टिव होता है, मेल में भी जिनकी नाक थोड़ी बड़ी है उन भी एक्टिव रहेगा ये नाक आंसू थे तो ये चीजें होती हैं। खैर एक और बीमारी होती है साइनाइटिस। अब साइनाइटिस का ये पूरा मतलब है ये जो पूरा इलाका है इसमें स्वेलिंग आ जाती है और बहुत दर्द होगा, ये पूरा एकदम सर चढ़ा चढ़ा रहेगा, नसिका के भीतर म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाएगी, और यही एक बड़ा रीजन है कराटे का भी, हालांकि बहुत सारे रीजन है, मोटापा कराटे का रीजन है। दूसरा है एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब है कि किसी भी तरह की गंध महसूस नहीं कर सकता व्यक्ति, नाक काम करना बंद कर दी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा था ग्रसनी। मुख और नजोला कैविटी के पीछे इसोफेगस के ऊपर एक विशिष्ट अंग है, इसको हम पाचन और श्वसन दोनों के रूप में जानते हैं, जिसे कहा जाता है ग्रसनी। ये केवल हवाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एक और है स्वर यंत्र, आवाज निकालने वाला, या एक वॉइस बॉक्स है जो कि श्वसन के साथ साथ ध्वनि उत्पादन में मदद करता है। इसमें एक वोकल कार्ड होता है जहां कंपन होगा, ध्यान देना, ये छोटे छोटे वोकल कार्ड लगे होते हैं, इन्हीं में जब हवा आती है तो इनमें वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, और वही वाइब्रेशन हम फिर अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे ये वाला खेले हो ये किया तो ये करा, तो ये इसका मतलब ये वोकल कार्ड से हम आवाज तो निकाल रहे हैं, बट अभी हमने किया कि भाषा बना लिया, हिंदी बोल रहे हैं, फिर हम कहेंगे दिस इज द लैंग्वेज, ये अंग्रेजी भाषा दो ही मुझे आती है तो दोनों हम बोल दिए, तो जैसे कि है ना, संस्कृत खाली जितना आपको पता उतनी मुझे आती है, रामा रामो रामा हे राम हे रामो हे रामा बात राम। तो ये जो वोकल कार्ड है इसका वाइब्रेशन बहुत मायने रखता है। इसी वोकल कार्ड के ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन, वो लिड खाना खाते समय बंद हो जाएगा और बोलते समय खुल जाएगा, तो जब खाओ बोलो दोनोगे तो भात जाके फंस जाएगा वोकल कार्ड में, है ना, तो आपको खांसी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसलिए कहते हैं खाते समय बोलो मत। इसी वोकल कार्ड के सामने यहाँ पर टेटुआ होता है जिसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। वास्तव में ये महिलाओं में नहीं होता, या होता भी है तो छोटा होता है। पुरुषों की गर्दन ज्यादा बड़ी होती है लंबाई के कारण। भारत की बच्चियां 5 फीट की ही होती हैं, अगर उससे ऊपर है तो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, तो 5 फीट ही आदर्श मानक है, या 5 फीट 1-2 इंच, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। उससे ऊपर ज्योग्राफिकल कंडीशन है, आप जितना ऊंचाई पर जाओगे उतना आपको ग्रेविटी परेशान करेगी ना, तो फिर आगे चल के होता क्या कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है फीमेल का वो मेल से काफी अंतर में है, तो बहुत ऊंचाई होने पर हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग यहीं पे रहते हैं ना, भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं, तो इसका बड़ा मामला है कि इसलिए हमारी जो बच्चियां हैं वो 5 फीट बहुत मानक माना गया है। ज्यादा है तो दिक्कत नहीं हो, तो माता पिता के ऊपर डिपेंड करेगा ना। 5.5 फीट बहुत खींच गया तो 6 फीट नहीं होना चाहिए, और आमतौर पर 6 फीट की बच्चियां नहीं होती हैं भाई, 6 फीट का मैं ना हूं मैं 6 फीट से थोड़ा कम हूं, तो कॉमन सी बात है कि ये एक आदर्श लंबाई है हमारी, बहुत कम भी नहीं है, काम भर का हो जाता है कि लगभग हम सेना में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लगभग काम बन जाएगा। एक तो आता है ना ऐसे कोई नापने वाला उसमें वीडियो में दिखाता है कि वो बाल बड़ा कर लेगा, ऐसे जाएगा ना, टका के जाना चाहिए, तो वो बच्चे उसे क्लास होते हैं ना सेना वाले। तो जो एडम्स एप्पल है इसका काम होता है कि जो हमारा स्वर यंत्र है उसको सुरक्षित करो, कारण हवा से कहीं बजने लगे, नहीं तो यहाँ पे जैसे सॉरी एडम्स एप्पल होता नहीं, हवा लगती तो आप जा रहे हो करते तो अच्छी बात नहीं रहेगी। तो एक तरीके से इसका काम क्या है, तो स्वर यंत्र को सुरक्षा देना। इधर ये जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है ये वही है जो यहाँ पर हिंदी भाषा में लिखा गया था, अपनी भाषा का चुनाव कर लीजिएगा। आगे स्वर यंत्र और तारत्व को थोड़ा समझते हैं। फिजिक्स में आपने देखा भी होगा कि देखो मेल का जो वोकल कार्ड है, स्वर कोश है, वो बड़ा होता है। अब स्वर कोश बड़ा होने का मतलब है कि यह मीटर अथवा एमएम में बड़ा होता है, और खासकर एमएम में। मीटर या एमएम का मतलब होता है वेवलेंथ। जब भी हम मीटर की बात करते हैं तो वो मात्रा है किसका, वेवलेंथ का। तो इसका मतलब है कि पुरुषों में जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने का मतलब है आवृत्ति का कम हो जाना। आवृत्ति जैसे कम होती है तो पिच भी क्या होती है, कम। ये दोनों रिस्पॉन्स करते हैं मोटी आवाज के लिए, मोटी आवाज। इसके ठीक विपरीत फीमेल की अगर हम बात करें या बच्चों की बात करें तो इनका जो स्वर कोश है वो छोटा होता है। छोटा होने का मतलब है तरंग दैर्ध्य कम हो गई, तरंग दैर्ध्य कम हुई तो आवृत्ति ज्यादा हो गई, आवृत्ति ज्यादा होते ही पिच हाई हो गई। ये पिच का हाई होना, आवृत्ति का हाई होना रिस्पॉन्स करता है आवाज का पतला होना। जैसे मच्छर आजकल वो है ना एकदम नाकेबल गाता है वीडियो में जीने लगा ठीक है, तो वो बेसिकली बहुत पतले पिच में गा रहा है। हाँ जी, अच्छा अच्छा और मोटी आवाज का मतलब रोइंग, शेर का दहाड़। तो बट ये कुछ कॉन्सेप्ट है। इसके बाद श्वसन, जो श्वास नली है या वायु नली है, और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये भी श्वसन तंत्र के हिस्से हैं, बट उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से, बस ध्यान रखना। मेन इसका कौन सा है, एल्वियोली। अब एल्वियोली फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अब इसको समझिएगा, जैसे
ये है एक एल्वियोली और इसके बगल बगल में पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। जैसे ही CO2 प्लस ब्लड निकला था हार्ट से, याद है, तो वो CO2 प्लस ब्लड इसमें एंट्री कर जाएगा और ये CO2 अब आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन इस CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है और इसमें अब एंट्री दे दी जाएगी ऑक्सीजन की। तो अब ये इसमें हो गया ऑक्सीजन, तो अब जो ब्लड निकला वो हो गया ऑक्सीजनेटेड और ये ब्लड अब राइट की लेफ्ट हार्ट में प्रवेश करेगा। और ये कहाँ था? राइट हार्ट में था। क्योंकि यहाँ पर गैसें आदान प्रदान में आ रही हैं, एक जा रही है और एक आ रही है। बाजार में भी यही होता है, पैसा दो सामान लो, इसलिए इसको हम बोलते हैं गैसों का बाजार। गैसों का बाजार। तो हमारा जो फेफड़ा है वो मार्केट है, और मार्केट कैसी लगी है? गैसों की। O2 वहां पर खरीदा जा रहा है और CO2 बेचा जा रहा है, तो हमने इसे बाजार कह दिया। ध्यान देना, इस दौरान जब ये प्रक्रिया हो रही होती है तो कौन सा सिस्टम लगता है? सरल विसरण विधि। और जब हमारा ये वायुकोश हवा को पार कर रहा होता है तो टोटल 2400 किलोमीटर का एक ट्रैक बनाता है, क्योंकि 10 लाख वायुकोश है ना, एक फेफड़े में कम से कम 10 लाख है प्रति। छोटे छोटे बहुत सारे गुब्बारे हमारे फेफड़े में लगे हैं। इनमें से अभी हमारे आपके लगभग 50-60 हजार फेफड़ा फट चुका होगा, खराब हो चुका होगा, ब्लैक हो गया होगा, कारण कि धूल भरी चीजों में हम रह रहे हैं, प्रदूषण बहुत ज्यादा है ना। तो 10-15 हजार 20 हजार तो काम नहीं करते होंगे, वही दिल्ली वालों के लाखों में काम नहीं कर रहे होंगे। तो जैसा स्थान वैसा वायुकोश का जाम होना। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या भैया? हाँ, गाँव जाओगे, अच्छे माहौल में रहोगे तो ठीक हो जाओगे। सेल्फ रिपेयर प्रोसेस तो बॉडी में होती है ना। खैर अगला है ह्यूमन लंग्स। तो लंग्स दो हैं, राइट एंड लेफ्ट। मानव फेफड़ा श्वसन का प्राथमिक अंग है, जिसमें लाखों की संख्या में वायुकोश उपस्थित हैं। गुलाबी रंग और भूरे रंग में शंक्वाकार 1200 से 1300 ग्राम वजनी है और हमारे वक्ष गुहा में यानी कि ऊपर थोरेसिक कैविटी में होता है। दाहिना फेफड़ा तुलनात्मक बड़ा होता है और बायां वाला थोड़ा छोटा होता है। दायां बड़ा है तो भारी भी होगा। ट्रैकिया के बाद शुरू होता है फेफड़े का विशेष बाह्य परत को प्लूरल परत कहते हैं, और एक द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं प्लूरल द्रव। बायां फेफड़ा बीच से झुका होता है, जिसे क्या बोलेंगे? कार्डियक नोच। हम लोगों ने जो फोटोग्राफ्स बनाए थे इससे पहले उसको हमने पूरा समझा। ये वाला फोटो यानी कि हमने नाक देखी, ग्रसनी देखा, सोरियम देखा, ट्रैकिया देखी, वायुकोश देखा और पूरा फेफड़ा समझ लिया। इस पूरी व्यवस्था को कहते हैं मानव का श्वसन तंत्र। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। इसके बाद थोड़ा सा एक फैक्ट याद रखिएगा घर पर। कई बार ना दरोगा जैसे एग्जाम में वजन पूछने की व्यवस्था बन जाती है कि हार्ट का 350, लंग्स का 1200 से, ब्रेन का 1300, लिवर का, किडनी का, पेनक्रियाज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, यूटेरस, स्किन। तो सबसे ज्यादा वजनी अंग कौन सा है? अच्छा, तो एक सवाल ये आएगा कि सर्वाधिक वजनी तो लगाना होगा स्किन। लेकिन एक सवाल ये आ जाएगा कि सबसे वजनी ठोस अंग कौन सा है? तो ध्यान देना, अगर ठोस अंग पूछे तो वो हो जाएगा किडनी। उम्मीद है यहां तक आप आज की कार्यक्रम को रोकते हैं और कल आपका क्या रहेगा? टॉनिक। तो टॉनिक विश्व जो भी कार्यक्रम है उसे शानदार करिए। हम आपको दोबारा मुलाकात करेंगे 11। कौन है ये बच्ची? कौन ये? ठीक है, हो गया।